तो आज हम रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये वर्कशॉप है, इसमें मैं थोड़ा बहुत ना रिएक्ट का बेसिक वगैरह के बारे में बताऊंगा कि रिएक्ट होता क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं, जावास्क्रिप्ट को छोड़ के हम रिएक्ट पे क्यों स्विच करेंगे। और बाकी एक आपको प्रोजेक्ट बना के भी दिखा देंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट अपने पास बना सकते हैं और फिर उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट जो है वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है? तो ये प्योरली जावास्क्रिप्ट में बिल्ट हुई हुई है। फेसबुक जो है रिएक्ट को मेंटेन कर रहा है। तो इसमें ये है कि हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड होता है वर्कफ्लो, कि हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे बटन है, तो बटन का एक मेरे पास कंपोनेंट है, ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। हम अगर मैंने एक बटन का बना लिया, तो हम इसे इस तरीके से बनाते हैं कि मैं अब इसको टाइटल पास कर सकूँ, मैं इसकी टाइप दे सकूँ, ठीक है? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी बटन है जैसे। तो इस तरह से वो रीयूजेबल हो जाए ताकि मुझे बार-बार कोड रिपिटिशन की ज़रूरत ना पड़े। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार सीखो और हर जगह इस्तेमाल करो, सही है? तो इसके लिए ये है कि हम रिएक्ट जो है वो वेब पे भी इस्तेमाल होता है। बाकी रिएक्ट नेटिव जो है, तो वो हम हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट भी उससे कर सकते हैं। तो इसका ये है कि हमारे पास मतलब रिएक्ट नेटिव में भी बेसिकली रिएक्ट ही यूज़ होता है। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं लेकिन मेनली कॉन्सेप्ट्स रिएक्ट वाले ही रहते हैं। तो हमारे लिए वेब भी सीखना आसान हो जाता है, इसके अलावा ऐप पे स्विच करना भी आसान हो जाता है। तो मेनली इसमें ये होता है कि ये सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? और रिएक्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई चीज़ हमने डॉम में चेंज करनी है, जैसे एक बटन पे क्लिक किया है मेरे पास, ये ऊपर जैसे बटन है, अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट जो है ये चला जाए, इसकी जगह एक और टेक्स्ट शो हो। तो ये होती है डॉम मैनिपुलेशन। इसमें ये होता है कि अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी वेब पे शो हो रहा है ये पूरी डॉम होती है। तो कंट्रोल किया जा सकता है इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मेनली अगर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, मतलब वेब में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट से एक-एक चीज़ को टारगेट करना, लेके आना पहले, फिर उसको चेंज करना, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कोड जो है वो क्लीन नहीं रहता। तो इसके लिए रिएक्ट जो है वो हमें कंपोनेंट ही देता है, मतलब एक सिंपल मैं कंपोनेंट बनाऊँगा, वहाँ पे ही चेंजेस वगैरह हो सकती हैं। तो वैसे होती है एचटीएमएल की फ़ाइल अलग होती है हमारे पास, सही है? और फिर जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट को पहले लेके आते हैं, फिर अपडेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि एचटीएमएल हम यूज़ उस तरीके से नहीं करते, यहाँ पे जो है जेएसएक्स होती है, मतलब होती एचटीएमएल ही है लेकिन वो उससे थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। उसमें हमारे पास ये होता है कि मेनली सिंटैक्स वही रहता है लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में मैं एचटीएमएल को रिटर्न कर सकता हूँ, जेएसएक्स को रिटर्न कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली उसी फ़ाइल के अंदर ना चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई स्टेट है, जैसे अगर डार्क मोड है, तो मुझे ये चीज़ शो करनी है, या यूज़र साइन इन हुआ है, तो फिर मुझे ये वाला पेज या ये टेक्स्ट शो करना है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो डायरेक्टली हम कंपोनेंट में कर सकते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट को अगर यूज़ किया जाए, तो पहले कंपोनेंट को लेके आना पड़ता है, फिर उसको अपडेट करना पड़ता है, चीज़ें चेक तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके अलावा ये है कि हमारे पास रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में भी काम आता है। जैसे अब ये रिएक्ट की जो वेबसाइट बनी हुई है, तो ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब वैसे जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, जो पुरानी वेबसाइट जो मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशंस नहीं है या एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से बनी, तो उसमें ये होता है कि जैसे ही मैं किसी दूसरे पेज पे मूव करता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, रिसोर्सेज़ दोबारा से फेच होती हैं और दोबारा से पेज मेरे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, दोबारा से रिसोर्सेज़ लोड होती हैं और मुझे शो होती हैं। तो ब्राउज़र रीलोड होता है, जबकि अगर आप नई जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है जैसे नेटफ्लिक्स होगी, वो काफ़ी कंपनीज़ अब रिएक्ट को यूज़ कर रही हैं, इसी से रिलेटेड फ्रेमवर्क्स। तो इस पे ये होता है कि हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि रीलोड हुई नहीं है। एक बार जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे ब्राउज़र में रन हो रही होती है। क्लाइंट साइड पे ना हमारे सब पास काम हो रहा होता है। मतलब सर्वर के पास मुझे बार-बार जाने नहीं पड़ता। इससे सर्वर पे भी लोड नहीं पड़ता और हमारे जो पीसी की रिसोर्सेज़ यूज़ होके हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब जैसे ये है, अब मैं अगर इस पेज पे जाता हूँ, तो मेरे पास ये बिल्कुल रीलोड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे यूआरएल चेंज हुआ है। तो ये भी हम अचीव करते हैं इसी के थ्रू, ताकि यूज़र को फ़ील कराना कि चेंज हो रही है।
लेकिन असल में ये रिक्वेस्ट नहीं की, डायरेक्टली जो है हमारे पास चेंजेस हुई है, मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए डॉम मैनिपुलेशन हुई है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वाला जो कंटेंट था, तो वो कंडीशन है, ठीक है? जब इस पेज पे होगा तो मेरे पास ये कंटेंट शो होगा, जब इस पे मैं जाऊँगा तो ये होगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये वेबसाइट जो ट्रेडिशनल होती है एचटीएमएल, सीएसएस को यूज़ करते हो, तो अगर मैं इस पेज पे जाता तो पहले रिक्वेस्ट जाती सर्वर के पास, फिर सर्वर से ब्लॉक वाली फाइल्स लोड होती, मेरे पास आती और फिर मुझे शो होती। तो ये होता है। जबकि रिएक्ट में डायरेक्टली हमारे पास काम होता है। तो ये रिएक्ट का इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा रिएक्ट को हम जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है, उसको क्रिएट करने का आसान सा तरीका है कि हमने एक फ़ोल्डर खोलना है, ठीक है? वीएस कोड से बेशक खोल लें या कोई भी टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आप कमांड लिखना पड़ता है। आप गूगल पे बेशक सर्च कर लें क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये डॉक्यूमेंट ही खुलता है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट की। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये गिवन है, ये कमांड हमने बस चलाना है। तो इससे डायरेक्टली क्या होगा कि हमारे पास रिएक्ट का एक ऐप बिल्ट हो जाएगा हमारे पास, जो इन्होंने एक प्री बिल्ट हमारे पास ऐप होता है और वो हम स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो सिंपली हमने, अब मैंने वीएस कोड में खोला है, कोई भी फ़ोल्डर खोल लें। अब वहाँ पे टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है कमांड। तो ये अब npx है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप का नाम है। ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी का। तो ये अब खुद कुछ रीलोडिंग शुरू हो गई है, पैकेजेस वगैरह डाउनलोड होंगे। ये एक फ़ोल्डर बन गया है, इसमें पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई है और इसमें स्टार्ट हो जाएगा सारे पैकेजेस वगैरह और प्री बिल्ट फाइल। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 5-10 मिनट लग जाते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये पहले से मैंने किया हुआ है। तो ये आप आपको मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये फाइल्स वगैरह बिल्ट होती हैं या हमें किस तरीके से शो। तो ये मैंने एक इसी कमांड के थ्रू बना लिया था ऐप। तो इसमें बाकी आप ये इसे चलने देना है, थोड़ी सा टाइम लेगा और खुद ये इस तरह का फ़ोल्डर बन जाएगा और आपने फ़ोल्डर को फिर दोबारा ओपन विद कोड कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर है, ठीक है? इसके साथ कुछ भी नहीं करना, चेंजेस वगैरह नहीं करनी। ये पैकेजेस होते हैं जो रिएक्ट को मतलब रिक्वायर्ड होते हैं डेवलपमेंट के दौरान। और इसके अलावा एक पब्लिक फ़ोल्डर है, इसमें हमारी फाइल्स होती हैं जैसे index.html है। इसमें ये है कि हमारे पास अब ये खाली है। अब हमने, वैसे तो ये होता है कि हम इस पे चेंजेस वगैरह करते हैं, लेकिन रिएक्ट के केस में हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली ये फाइल इसी तरीके से रहेगी, लेकिन सारा काम जो होगा वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और इसके अलावा ये कुछ लोगो फाइल्स वगैरह हैं जो फैब आइकन्स हो गए, manifest.json है, robots.txt। तो पब्लिक फ़ोल्डर के साथ भी हमारा उस तरीके से काम नहीं है। जब हम बिल्ड करते हैं रिएक्ट के ऐप को, तो ये खुद फाइल्स बिल्ड हो जाती हैं। हमारा जो मेनली काम है वो ये सोर्स में है। तो सोर्स में मैं 2 मिनट आता हूँ। इसके अलावा डॉट गिट इग्नोर फाइल है। ये जो होती है, हम अगर गिटहब पे अपलोड वगैरह करते हैं तो ये नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर को इग्नोर कर देती है और जो फाइल्स मतलब जैसे ये हमारी कीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए फाइल्स बनी हुई हैं, उनको इग्नोर करेगी, ताकि वो, अब जो नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर होते हैं, अगर आप किसी को ये प्रोजेक्ट सेंड भी करते हैं तो ये काफ़ी ह्यूज होते हैं और हम इनको सेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे इग्नोर कर रहे हैं। और इसके अलावा ये मेन फाइल होती है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन में पहले तो नाम होता है, वर्जन होता है और इसके अलावा डिपेंडेंसीज होती है। डिपेंडेंसीज में हमारे पास पैकेजेस लिस्ट हुए होते हैं जो जो हमारा ऐप इस वक्त यूज कर रहा है। जैसे रिएक्ट यूज कर रहा है, रिएक्ट का कौन सा वर्जन है, रिएक्ट डॉम है, इसका कौन सा वर्जन है। तो ये खुद खुद जब हमने वो कमांड चलाया था तो ये खुद से इसने सेटअप किया था। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें मैनुअली एक-एक करके इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट्स है। स्क्रिप्ट्स में हमारे पास ये कुछ प्री बिल्ट स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे स्टार्ट है। स्टार्ट से ये होगा कि अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, अब आप npm यूज़ कर सकते हैं या yarn भी कर सकते हैं, कोई सा भी टूल। तो npm स्टार्ट में अगर करता हूँ तो मेरे पास अब ये सर्वर चलना शुरू हो जाएगा। और बिल्ड जो है, जब हम डेवलपमेंट कर लेते हैं सारी, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड से ये होता है कि ये सारी सोर्स की फाइल लेगा और पब्लिक में सारी फाइल से ना एक बंडल बनाएगा।
और उस बंडल को फिर हम होस्टिंग पे डिप्लॉय करते हैं और वो फिर हमारा जो यूज़र है वो उसको एक्सेस कर सकता है और ये होता है। हम ये वाली फाइल्स नहीं करते, ये हम बस डेवलपमेंट के लिए होती हैं जो सोर्स में। इसके बाद रीडमी है और यॉन डॉक लॉक है और मेन जो है वो एसआरसी में ही होता है हमारा काम। तो इस पे आते हैं। अब ये जब मैंने npm स्टार्ट किया तो एक सर्वर खुल गया और ये लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया और इसने खुद खुद वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो ये जो है ये हमारे पास अब वेबसाइट लॉन्च हो गई है जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाई थी। इसमें ये अब ये रिएक्ट का प्री बिल्ड बना हुआ है, एक इमेज शो हो रही है और यहाँ पे हेडिंग सी है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? अच्छा अच्छा, डिप्लॉय वाली मैं बताता हूँ। अच्छा, डिप्लॉय का ये होता है ना कि अब जैसे मुझे होस्टिंग पे ये इस वेबसाइट को ना डिप्लॉय करना है ताकि यूज़र आए और इसको एक्सेस कर सके। कोई भी वेबसाइट है जैसे ये है, अब ये डिप्लॉय हुई हुई है react.js.org। तो इसके लिए ये होता है कि हमारे पास जो सोर्स में होता है ना ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए होता है। अब ये वाली जो फाइल्स हैं app.js ये मैं होस्टिंग पे अपलोड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लिखूँगा npm build। इससे ये होगा, ये खुद ये जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं रिएक्ट खुद से क्या करेगा, इस सोर्स में जितनी भी फाइल्स हैं उनको खुद से कंबाइन करेगा और ये फाइल्स बनाएगा और पब्लिक फ़ोल्डर में वो डालेगा। अभी index.html है, फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आ जाएँगी, सीएसएस की आ जाएँगी और फिर ये पब्लिक फ़ोल्डर जो है ना, ये मैं उठा के होस्टिंग पे अपलोड कर दूँगा। ये इसमें ये होता है। डायरेक्टली हमारा सोर्स से कुछ भी लेना-देना फिर नहीं रहता। ये बस डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए होता है। वो रिएक्ट खुद से सारा मतलब मैनेज करता है। और इसमें अब हमारे पास जो फाइल्स हैं, अब ये मैं थोड़ा-सा क्लीन अप भी करता हूँ। अब मेरे पास index.js फाइल है, ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग फाइल है। इसमें सबसे पहले रिएक्ट इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट डॉम इंपोर्ट हो रही है, सीएसएस इंपोर्ट हो रही है। इसमें इंपोर्ट का ये सिंटेक्स है और इसके बाद ये हमारे पास क्या हो रहा है कि जो रूट एलिमेंट है, अब यहाँ पे अगर आप देखें index.html में मेरे पास एक डिव बना हुआ है जिसकी आईडी रूट है। अब क्या होगा कि जो भी मैं डेवलपमेंट करूंगा वो इस डिव के अंदर अंदर पॉपुलेट होती रहेगी। तो इसके लिए ये है कि index.js में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास const root इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रूट एलिमेंट क्रिएट हो रहा है और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उस एलिमेंट को अब गेट किया है मैंने जो इस इंडेक्स फाइल में था और वहां पे ये मैंने ऐप रेंडर किया। अब ऐप किधर से आ रहा है, ऐप डॉट जी एस है। इस फाइल से पूरा ये ऐप आ रहा है। ठीक है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, न्यू कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा, अब जैसे ऐप है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हो रहा है एडिट एसआरसी। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो लाइव चीजें रिफ्लेक्ट हो। अभी ये कंपाइल करता है, पहले एरर वगैरह हो तो यहाँ पे लिस्ट हो जाती है। तो अब हेलो वर्ल्ड आ गया तो ये चीजें चेंज हो गई। अब मेरे पास क्या है, आपने सबसे पहले ये करना है कि बेशक इनको हटा दें, ये रिपोर्ट वेब वाइटल वगैरह, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और रिपोर्ट वेब वाइटल्स को इधर से भी मैंने हटा दिया, इंपोर्ट भी हटा दी। सही है। और मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद ये मूड भी मेरे ख्याल में हटा नहीं, मूड रखी है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट वेब वाइटल की फाइल थी ये थोड़ा सा क्लीन अप आप बेशक कर ले। सेटअप टेस्ट की फाइल को भी मैंने रिमूव कर दिया। अब लोगो जो था इसे ये भी मुझे नहीं चाहिए तो रिमूव कर दिया। अब देखिए एरर आ गया क्योंकि ऐप में ये लोगो यूज हुआ है। अब उसे ये लोगो मिल नहीं रहा तो एरर आ गया। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये सब मैं हटा देता हूँ जो शो होता है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मुझे एक H1 चाहिए जिसमें हेलो वर्ल्ड शो। अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और अब मेरे पास ये फाइल्स रहेगी। अब मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब मुझे स्टाइलिंग वगैरह भी रिमूव करनी है। एक index.css फाइल है, इसमें कुछ स्टाइलिंग है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिक स्टाइलिंग दे देता हूँ, हेडिंग 0 कर देता हूँ, 0। इसके अलावा मेरे पास app.css फाइल में भी काफ़ी चेंजेस हुई हुई हैं स्टाइलिंग की। तो इस सब को मैं अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो क्लास थी इसको भी रिमूव कर देता हूँ।
क्लास बहुत ज़्यादा हो गया। सही है कितना? तो अब ये है जो हमारे पास फ़ॉन्ट वगैरह थी वो सारी रीसेट होगी, मार्जिन पैडिंग वगैरह सब होगी। तो ये बेसिक था ऐप हमारा। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे मुझे यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास हेडिंग है, इसका मैं एक अलग से कंपोनेंट बनाऊँ। तो सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, जो ये स्ट्रक्चर होता है जो हम फ़ॉलो करते हैं प्रैक्टिस, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं कंपोनेंट्स। लेकिन हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बना लेते होते हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स अपने रखते हैं। अब कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बन गया, अब मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ कंपोनेंट। अब जैसे मुझे चाहिए हेडिंग डॉट पीएस या बल्कि नैव बार, थोड़ा सा मुझे एक नैव बार चाहिए, नैव बार डॉट पीएस। सही है, तो मैंने जेएस भी आप कर सकते हैं, जेएसएक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जेएस बेशक रखते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे क्या करना है, एक एक्सटेंशन होती है यहाँ पे जो काफ़ी मतलब ईज़ी कर देती है। अब अगर मैं लिखता हूँ RFAC और एंटर दबाता हूँ, मेरे पास ये सारा प्री बिल्ट आ जाता है। अब मुझे एक-एक लाइन दोबारा नहीं लिखनी पड़ती, दोबारा फंक्शन नहीं बनाना पड़ता। ना आप ये भी कर सकते हैं, पहले इंपोर्ट करें रिएक्ट को, फिर ये फंक्शन लिखे कॉन स्नैप बार इज़ इक्वल टू एरो फंक्शन डाल के रिटर्न करें। अब लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा है तो ये कंप्लीट हो गया खुद-खुद। तो इसके लिए एक्सटेंशन 2 मिनट के लिए एक्सटेंशन है रिएक्ट की। हाँ, ये वाली। तो एक्सटेंशन का नाम है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। इसमें काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब जैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बनाने हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह, तो स्निपेट्स गिवन है, आप बस लिखेंगे और ये खुद खुद हमें बना के दे देगा कंपोनेंट। जैसे मैंने ये लिखा है RFAC, इससे फंक्शनल कंपोनेंट मेरे पास बना है और विद रिएक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हुई है वो डिफ़ॉल्ट हुई है। तो इसके अलावा RFC अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास ये एरो फंक्शन भी बना, दूसरा फंक्शन बना, इस तरह की ये सिंटैक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो रिएक्ट इंपोर्ट हो रहा है रिएक्ट लाइब्रेरी से, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि पहुँच स्नैप बार, अब जो मैंने फाइल का नेम रखा है ना, मेनली हम उसी पे बनाते हैं, कोई भी नाम आप वैसे तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये है कि ये कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल में ना हमारे पास ये पहले से होते हैं, जैसे डिव है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ये बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल रखते हैं। इसके बाद मेरे पास ये एक एरो फंक्शन बनाया और रिटर्न कर रहा हूँ। अब रिटर्न में वैसे तो ये होता है कि हम अगर आप जो सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है उसमें आप एचटीएमएल को रिटर्न नहीं कर सकते फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हम जेएसएक्स का नाम यूज करते हैं एचटीएमएल के लिए, तो इसको आप फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं। और लास्ट लाइन पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है ये वाला फंक्शन एज अ डिफॉल्ट। अब क्या हो सकता है कि मैं ऐप में अगर जाता हूँ, ऐप में मैं जाके इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं करता हूँ इंपोर्ट ऐप बार और डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश नैव। अब मुझे डॉट जेएस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सीएसएस की फाइल हो तो फिर हम डॉट सीएसएस लिखते हैं, लेकिन जेएस की फाइल्स में हमें एक्सटेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया, जैसे कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको फिर अब ये यहाँ पे मेरे पास बनी हुई थी, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं जैसे चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड के ऊपर नया बार आ जाए, तो मैं नया बार लिखा और यहाँ पे अब हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। जैसे अब H1 है तो H1 का एक क्लोजिंग टैग है, तो जो हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाते हैं इनको डायरेक्टली इस तरीके से लिख देते हैं कि हम मतलब क्लोजिंग टैग इसके साथ नहीं होता। अगर आपको अब मैं दिखाऊं, ऐप में मेरे पास ये नैव बार आ गई है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अब जैसे ये मैंने नैव बार एक बार यूज़ कर ली, अब मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल हो। अगर तो मैं इसका कोड लिखता जैसे div है, अब ये तो चलो एक लाइन का कोड है, ठीक है, लेकिन अगर ये 100 लाइनों का कोड होता तो मुझे रिपीट करना पड़ता बार-बार। लेकिन इस केस में क्या है, मुझे एक लफ्ज़ को ना रिपीट करना पड़े। तो अब मैंने इकट्ठा रिपीट कर दिया और अब मेरे पास ये इकट्ठे आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा, अब जैसे बटन होते हैं मुझे मल्टीपल जगह पे चाहिए होते हैं वेबसाइट में, तो मैं सिंपली इसको ये कर सकता हूँ। अब हेलो वर्ड के बाद आ गया।
तो ये है हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, एक बार मैंने कंपोनेंट बना लिया, इसको मैं बार-बार रीयूज़ कर सकता हूँ। कॉपी करने का मुझे बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेनली होता है काम। बाकी इसके अलावा फिर अबू बकर यार ऐप भी साथ करा दें छोटी-सी या अच्छा, अच्छा इसमें फिर एक छोटी-सी ऐप कर लेते हैं वही काउंटर एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करना है, नैप बार तो पहले ही बनी हुई है, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा-सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ, नैप बार की डॉट सीएसएस भी डाल सकता हूँ, नैप बार डॉट सीएसएस। और इसको इम्पोर्ट करने का ये होता है कि नैप बार में मैं गया इम्पोर्ट डॉट स्लैश नैप बार डॉट सीएसएस। अब मैं मेनली इसको क्लासेस वगैरह दे सकता हूँ। अब मेरे पास एक डिव है, सही है। अब नैप बार इसमें तो मैं बस एक टाइटल ही रखना चाह रहा हूँ और इसमें मैं अब H3 डाल देता हूँ। फिर क्लास दे दिया नैप की और इसको क्लास नेम लोगो। अब मेरे पास ये शो होना शुरू हो गया, इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ तो मुझे एक बार नैप बार चाहिए। अब जैसे मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं तो मुझे बार-बार नैप बार वहाँ पे भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एचटीएमएल में आप अगर देखें, अबाउट अस के पेज पे मैं जाता हूँ तो मुझे नैप बार कॉपी करनी पड़ती है, होम पेज पे दोबारा कॉपी करनी पड़ती है। यहाँ पे बस सिंपल इम्पोर्ट करके और हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे सिंपल टैग को यूज़ करते हैं। नैप बार डॉट सीएसएस में मैं गया, डॉट नैप रखा था। कलर्स वगैरह के लिए एक वेबसाइट होती है कलर हट। कोई भी कलर कलर दे दिया इसको, शो हो रहा है कलर हमारे पास। अब इसका मतलब है कि मेरी जो सीएसएस फाइल है वो काम कर रही है क्लासेस वगैरह। और इसके अंदर जो हेडिंग का कलर है, अब मेरे पास ये तो मैं फ़ॉन्ट बल्कि रहने देते हैं, फ़ॉन्ट ये डिफ़ॉल्ट ये भी यूज़ कर लेते हैं। अब हेडिंग ये जो मेरे पास टाइटल है ये थोड़ा छोटा शो हो रहा है तो मैं H3 के बजाय इसको H बंद कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा शो। तो ये सही शो हो रहा है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी-सी पैडिंग और बढ़ा दें। तो ये मेरे पास नया बार। अब यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल पेज नहीं रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मेरा आइडिया ये है कि यहाँ पे एक नैप बार होगी, ठीक है? यहाँ पे वही काउंटर का एक बॉक्स होगा और नीचे बटन्स होंगे। यहाँ पे क्लिक करके फंक्शनैलिटी ऐड होगी। तो अब नैप बार होगी कंप्लीट। अब मुझे एक और कंपोनेंट चाहिए। अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी तरीके से नैप बार होगी, एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर चाहिए जिसमें मेरे पास वो होगा काउंटर का कंपोनेंट और साथ बटन्स होंगे, बटन का मुझे अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले एक कंपोनेंट मैं और बना लेता हूँ काउंटर का, काउंटर डॉट पीएस, काउंटर काउंटर डॉट पीएस में वही मैं फंक्शनल कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये है मेरा इरादा कि एक div होगा और इसके अंदर मेरे पास जो कंटेनर होगा div और उसके अंदर मेरे पास एक हेडिंग ही डाल देते हैं। हेडिंग में मेरे पास अब ज़ीरो जैसे शो हो रहा है। उसके बाद मैं वो दूसरे पे जाऊँगा। टास्क डिनर आ गया। काउंटर को मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर वो ही दे देता हूँ। मैं बात हो गया।
अब ये मेरे पास शो नहीं हो रहा, ठीक है? क्योंकि इस कंपोनेंट को मैंने यूज़ ही नहीं किया कहीं पे। अब इसको मैंने ऐप में यूज़ करना है नैव बार के नीचे। हेलो वर्ल्ड को मैं हटा देता हूँ और सिंपल अब वीएस कोड अगर तो आप यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी हमारे पास ना मतलब आसानी हो जाती है। जैसे मैं बस नेम अगर लिखता हूँ तो और यहाँ पे शो हो रहा है और मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास खुद इम्पोर्ट हो गया। इसको भी इम्पोर्ट करने का वही तरीका है, इम्पोर्ट काउंटर फ्रॉम कंपोनेंट्स फाइल। तो थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। नहीं, अब यहाँ पे मेरे से मिस्टेक ये हुई है कि मैंने एक सीएसएस फाइल को इंपोर्ट ही नहीं किया। तब जो क्लासेस थी ना वो शो नहीं हो रही, तो मैंने इंपोर्ट किया। अब ये मेरे पास शो हो रही है, लेकिन अब क्योंकि ये पूरी जगह ले रहा है तो मुझे कंटेनर को करना पड़ेगा स्टाइल। कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिस्प्ले इसको मैं फ्लेक्स करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, और इसको मैं हाइट दे दूंगा 90 VH। तो ये मेरे पास दरमियान में आ गया। इसके बाद ये जो काउंटर है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका मैं कलर हाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास वाइट हो गया। अब मुझे थोड़ा सा ये और चाहिए वाइट। आप पैडिंग भी दे सकते हैं, इसके अलावा विड्थ एंड हाइट भी दे सकते हैं। विड्थ 1500 पिक्सल। ये इस तरीके से काफी बड़ा हो गया, तो इसको कोशिश करते हैं कि राउंड बनाते हैं। पिछली बार स्क्वायर टाइप बनाया था, इस बार मैं बॉर्डर रेडियस 50% देता हूँ। तो अब मेरे पास राउंड हो गया। अब इसको मुझे हाइट और विड्थ देनी है। पैडिंग को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो मैं फिर विड्थ देता हूँ 250 पिक्सल और हाइट भी 250 दूंगा, ताकि एक परफेक्टली स्क्वायर बने। और इसको मैं जब बॉर्डर रेडियस 50% दूँ तो ये फुल हो। अब मेरे पास वो टेक्स्ट चला गया क्योंकि वो यहाँ पे था, ये इस जगह पे था और ये राउंड हो गया। अब टेक्स्ट को भी मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स। इससे ये होगा कि मेरे पास टेक्स्ट दरमियान में आ गया। ठीक है, अब ये बहुत नीचे है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर हो, तो मैं इस कंटेनर की हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ। ये ऊपर हो गया। अब यहाँ पे मुझे बटन्स चाहिए, थोड़ी सी हेडिंग को भी बड़ा कर लेता हूँ। और काउंटर में नॉट काउंटर के अंदर डायरेक्टली इसका जो चाइल्ड है H1, उसको मैं फॉन्ट साइज जो है वो 3 का देता हूँ। ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास अब काउंटर कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बटन चाहिए नीचे। अब मुझे 3 बटन चाहिए। एक बटन मुझे यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक इंक्रीज का बटन होगा, एक डिक्रीज का होगा और एक जो है वो रीसेट का होगा। तो अब बटन अगर आप देखें, बटन एक कंपोनेंट बन सकता है, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, और उसको रीयूज करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉप्स का भी कंसेप्ट आएगा रिएक्ट में जो होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ बटन डॉट सी एस और साथ ही बटन डॉट सी एस। और सबसे पहले बेशक ये जैसे ही फंक्शनल कंपोनेंट डालते हैं हम, उसके बाद जो सी एस एस फाइल है उसको इम्पोर्ट लाजमी कर लेंगे, फिर स्टाइलिंग वगैरह का मसला आ जाता है। अब बटन में मेरे पास क्या है, अब मुझे डिव नहीं चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए। और बटन में मैंने वैसे फिलहाल के लिए मैं इंक्रीज लिख देता हूँ, बाद में ये डायनामिक होगा, मतलब मैं पास करूंगा टाइटल और वो शो होगा। और यहाँ पे मैं क्लास नेम, अब इसको मैं यूज करता हूँ काउंटर फाइल में। अब मुझे इसको ऐप में नहीं यूज करना। पहले मैंने क्या कर रहा था, नैव बार को भी ऐप में यूज किया,
और काउंटर को भी ऐप में। लेकिन अब ये बटन्स मुझे काउंटर में चाहिए क्योंकि साथ ही मैं तब अपडेट करता रहूँ इसको और मतलब ज़रूरत भी इधर ही है, ये चीज़। आप वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, बटन को इंपोर्ट करता हूँ, ये डायरेक्टली हो जाते हैं। इंपोर्ट बटन फ्रॉम डॉट स्लैश, तो ये मेरे पास बटन इंपोर्ट हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब पहले तो मुझे ये करना है कि यहाँ पे एक डिफ के अंदर ये डालना है, एक डिफ है उसके अंदर ये डाल दिया। और स्टाइलिंग भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। काउंटर की जो है कंटेनर, मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देनी पड़ेगी कि ये इस तरीके से नीचे आ गया। अब बटन शो हो गया। अब मुझे ना इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ बटन डॉट सी एस एस में, डॉट बी टी एम, और सबसे पहले इसको मैं बैकग्राउंड कलर वो वाला ही दूंगा। अब मेरे पास बटन का कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी बहुत अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे पैडिंग में देता हूँ। पैडिंग ये होती है वर्टिकली पैडिंग पहले, और फिर होती है हॉरिजॉन्टली कितनी पैडिंग देनी है। आप पैडिंग टॉप और लेफ्ट इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन ये सेटिंग से होता है, ये रिलेटिवली इजी होता है। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बटन जो है वो हॉरिजॉन्टली बड़ा हो, ये और बड़ा हो गया। और इसके अलावा पहले तो ये काउंटर में जो डिव है ना, मैं क्लास नेम देता हूँ जितनी है, ताकि ये बटन्स का कंटेनर जो है जिसमें बटन मैंने रखे हुए हैं तो थोड़ी सी मार्जिन दूँ। मार्जिन ऊपर और नीचे से ही दे सकते हैं, और साइड से 0 ही। अब ये नीचे आ गया, ये थोड़ी सी हाइट और बढ़ा, ये बटन इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा राउंड करना है, ये जो बॉर्डर शो हो रहा है इसको रिमूव करना है, कलर को वाइट करना है, और फॉन्ट थोड़ी सी बढ़ा, तो ये सब बटन में। और ऊपर को 0 कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन भी इस पे आती है, जब इस पे क्लिक करते होते हैं तो एक आउटलाइन आती है, उसको भी रिमूव कर लिया। अब अगर मैं देखें तो इस तरीके से हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दूंगा, 10 पिक्सल का दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा ये कर्व हो जाए इस तरीके से। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके लिए मैं कलर यूज करूंगा, कलर को वाइट कर देता हूँ, ये हो गया। अब फॉन्ट साइज में थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, फॉन्ट साइज मेरे पास 16 पिक्सल होगी, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ये इस तरीके से। अब लेकिन इस पे मैं लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे पास पॉइंटर नहीं चेंज हो रहा, तो फील नहीं आ रही कि ये क्लिकेबल है भी या नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। अब जब मैं इस पे लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास चेंज हो रहा है। और इसके अलावा इस पे हम होवरेबल भी डाल सकते हैं, बीटीएम पे जब कोई होवर करे, मॉडल जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे भी ये, तो बीटीएम पे या इसको ये कर सकते हैं कि जब इस पे कोई होवर करे ना, तो मैं बटन का थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। तो इसको मैं स्केल करना चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल और 1.2। इससे ये होगा कि जब कोई इस पे लेके जाएगा ना तो ये बड़ा हो रहा है, अब काफी ज्यादा हो रहा है 1.1। अब ये अभी भी थोड़ा ज्यादा है, 1.08 बताओगे, 1.1 भी। और इसके अलावा अब एक और चीज है कि जब मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये एकदम से बड़ा कर रहा है। अब मुझे स्मूथ सी ट्रांजिशन इसमें डालनी है ताकि ये स्लोली मूव बड़ा हो। तो इस पे ये है कि मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड प्लीज। अब अगर आप देखेंगे तो इस पे मैं लेके जा रहा हूँ तो ये एक स्मूथ सा इफेक्ट आ रहा है, ये चीज होती है, ये ट्रांजिशन से आता है। तो अब मेरे पास बटन बन गया। अब मुझे लेकिन क्या चाहिए कि मल्टीपल बटन चाहिए।
अब अगर तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीट करता हूँ तो मुझे 3 बटन तो मिल गया, ठीक है? लेकिन ये है कि मेरे पास ये एक ही इनका टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट भी चेंज करना है। तो इसके लिए ये है कि वो मैं प्रॉप्स का थोड़ा-सा बताता हूँ आपको, लेकिन इस पे थोड़ी-सी मार्जिन भी डाल देते हैं, ताकि ये आपस में कोई स्पेस भी पकड़े। ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, सही है। 2 और मार्जिन डाल दिया। अब मैंने इनका टेक्स्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे अब मेन जो होता है हमारे पास कि हम पेरेंट से चाइल्ड में हम डेटा को पास कर सकते हैं। अब जैसे हमारे इस केस में हमारे पास जो पेरेंट कंटेनर है वो काउंटर है और बटन हमारे पास चाइल्ड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बटन को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि उसको मैं टाइटल दूँ और वो उसको यूटिलाइज़ करे या डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ मैं दे सकता हूँ। जैसे हमारे पास डिव है, इस पे अब क्लास नेम जो है ना, ये हम इसको क्लास नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये इस तरीके से बना हुआ है कि इस क्लास नेम को यूटिलाइज़ करता है और स्टाइलिंग ऐड करता है। इसी तरह हम बटन्स को भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब बटन में क्या मुझे चाहिए? अब बटन में मैं क्या करूँगा, ये फ़ंक्शन है, फ़ंक्शन में हम जैसा कि कोई चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस केस में मुझे पहले तो ये होता है कि प्रॉप्स हमें मिलते होते हैं, ठीक है? अब प्रॉप्स क्या हैं? प्रॉप्स हमारे पास सारी वैल्यूज़ होती हैं कि हमें अब कोई टाइटल भेज रहा है, कोई इमेज भेज रहा है सब, तो वो प्रॉप्स पे होंगे। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब मुझे प्रॉप्स आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हाँ, हमारा जो बटन है, इसको कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा जब ये यूज़ होगा। और डेटा में क्या है, अब यहाँ पे इंक्रीज़ को मैं हटाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ये होती है जेएसएक्स, कि हम एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉप्स डॉट, अब डॉट टाइटल, अब इसका ये मतलब है कि प्रॉप्स पे हमें टाइटल मिलेगा। जब बटन यूज़ होगा तो मुझे एक टाइटल मिलेगा और वो मैंने इस बटन के अंदर डिस्प्ले करना है एज़ अ टाइटल, जो मतलब पहले इंक्रीज़ शो हो रहा था, अब जो प्रोवाइड करेंगे वो शो। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली चलाता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो ये खाली हो गया, ठीक है? तो आप सेट भी कर सकते हैं कि अगर मुझे टाइटल नहीं मिल रहा तो कुछ, लेकिन इस केस में मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हर वक़्त कोई ना कोई टाइटल चाहिए जब ये यूज़। अब बटन जहाँ पे मेरे पास यूज़ हुआ है, तो इसको मैं टाइटल दूँगा, ठीक है? टाइटल इज़ इक्वल टू इंक्रीज़। अब जब मैं सेव करता हूँ फाइल, तो ये इसको इंक्रीज़ आ गया, ठीक है? अब दूसरे बटन को मैं टाइटल दूँगा रीसेट का, ठीक है? सेव करता हूँ, इस पे भी रीसेट आ गया, ठीक है? तो ये मैंने कंपोनेंट्स को इस तरीके से बनाया है कि मतलब ये रीयूज़ेस पहुँच सके। और इसके बाद मेरे पास इंक्रीज़ का बटन आ गया। अब मेरे पास सारे बटन आ गया, मैंने इनको डेटा प्रोवाइड किया है, इन्होंने उस हिसाब से उसको रेंडर किया। अब मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो है प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, जैसे इस वेबसाइट में। ये प्राइमरी बटन हो गया, ठीक है? ये इसका बैकग्राउंड कलर होगा, जो सेकेंडरी बटन होगा इसका बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें हम अपने हिसाब से पास कर सकते हैं। तो अब डिक्रीज़ का बटन मुझे ऊपर चाहिए और इंक्रीज़ का यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन अब क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैंने क्या फंक्शनैलिटी डालनी है, इंक्रीज़ पे क्लिक करें तो मेरे पास ये अपडेट हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि हमारे पास स्टेट्स होती हैं, कि हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि हम रिएक्ट में से इंपोर्ट करते हैं एक और चीज़, यूज़, ये इस तरीके से होती है, कर्ली ब्रेसेस लगा के और फिर यूज़ स्टेट। अब इससे क्या होता है, हम स्टेट मैनेज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, अब काउंटर वैल्यू, अब वैल्यू लिख देता हूँ मैं इसका वैल्यू, और सेट वैल्यू यूज स्टेट, और इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है। अब इसको मैं इनिशियल वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ, ठीक है। ये जब कंपोनेंट मेरे पास ऐप रन होगा तो ये कंपोनेंट हमारे पास डॉम में रेंडर होगा। जब रेंडर होगा तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये वही जैसे जावास्क्रिप्ट का जेएसएक्स में हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और इसमें वैल्यू लिख दिया। अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 0 हमारे पास उसी तरीके से शो हो रहा है। लेकिन अब हमारे पास मेन काम ये है कि जब इंक्रीज़ पे क्लिक करें,
तो मैंने क्या करना है, ये वैल्यू को सेट करना है। हमारे पास ये क्या सिंटेक्स है कि कॉन्स्ट वैल्यू और सेट वैल्यू। तो इसको हम फॉलो भी इसी तरीके से करते हैं कि पहला जो होता है वो नाम होता है, फिर दूसरा जो होता है वो सेट, और फिर आगे वो नेम, और इसका पहला केस कैपिटल हो जाता है। जैसे कॉन्स्ट काउंटर, सेट काउंटर, इस तरीके से होता है हमारे पास। तो मेरे पास ये है कि अब मैंने क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है। तो तो जब मेरे पास बटन इंक्रीज पे क्लिक करेगा तो मैंने क्या करना है, ऑन क्लिक। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट होते हैं इवेंट लिस्टनर्स, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि हम पहले डॉम से लेके आते हैं एलिमेंट, फिर उस पे इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। हम डायरेक्टली इधर इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ। अब ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे एक फंक्शन देना है जो रन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज हैंडलर। आप डायरेक्टली इनलाइन फंक्शन भी लिख दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए ना एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, कॉन्स्ट। अब मैं फंक्शन बना रहा हूँ और ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स यूज किया। अब जब इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये इस फंक्शन में जाएगा। अब इस फंक्शन को इस तरीके से नहीं लिखना, मतलब ब्रैकेट्स नहीं डालनी, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेट करना है वैल्यू को। अब यहाँ पे मैं कुछ भी वैसे आपको करके दिखाता हूँ कि 12, जब इस पे क्लिक करे बटन पे तो वैल्यू को 12 सेट कर ले। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू अपडेट नहीं हुई। चेक करते हैं, कंसोल लॉग में करता हूँ वैल्यू को कि इस पे क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया हूँ कि अब ये जो बटन है ना, इसको मुझे, ये तो मैंने प्री बिल्ड बनाया है, इसको टाइटल तो ये ले रहा है लेकिन ये ऑन क्लिक नहीं ले रहा। एक चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी कि मुझे प्रॉप्स पे ऑन क्लिक भी मिलेगा, और वो, अब जो ये क्लिक इवेंट्स होते हैं ये हमारे कस्टम बिल्ट बटन्स पे पहले के नहीं होते, या कोई भी मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। ये HTML के जो प्री बिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बटन हो गया, डिव हो गया, H1 हो गया, इन पे पहले से लग सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, ऑन क्लिक। अब यहाँ पे मुझे ये सारे इवेंट शो हो रहे हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। अब ये क्या कर रहा है, जो इस बटन को प्रॉप्स पे ऑन क्लिक मिलेगा ना, वो इसके जो बिल्ट इन ऑन क्लिक है उस पे रीडायरेक्ट करेगा। तो अब जब मैं करूंगा ये चीज, इससे अब मेरी स्टेट अपडेट होनी जानी चाहिए। अब ये हो गई, ठीक है। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ ना पता कर लेना। तो इंक्रीज हो गई है मेरी वैल्यू अब जब मैंने इस पे क्लिक किया, लेकिन अब ये मैंने एक वैल्यू सेट की थी वो इंक्रीज हो गया, अब दोबारा कुछ भी नहीं। तो हमें ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, वैल्यू तो सेट करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू लेके आनी है। अब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू और एक एरो फंक्शन लगाया, और प्रीवियस वैल्यू को प्लस प्लस करना है। प्रीवियस वैल्यू जो है, डायरेक्टली भी हम वैल्यू को प्लस प्लस कर सकते हैं। ये एक ब्रैकेट फालतू लगा दी। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये डायरेक्टली हम असाइन नहीं कर पाते। इसके लिए यही होगा कि यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, कोई भी कांस्ट काउंटर वैल्यू, इसको मैं वैल्यू के इक्वल कर देता हूँ। अब इसमें वैल्यू आ जाएगी, और मैं काउंटर वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूँ, और फिर सेट वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, काउंटर वैल्यू के इक्वल सेट कर देता हूँ। अब ये चीज़ है कि कॉन्स्ट है और इसको मैं बाद में प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो इसको मुझे लेट करना पड़ेगा। अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया।
ये हमारे पास था इसका सिंटेक्स। अब इंक्रीज हैंडलर तो बन गया है। अब जब इंक्रीज पे क्लिक कर रहा है तो इंक्रीज हैंडलर पे जा रहा है। अब जब डिक्रीज पे क्लिक करें तो क्या करना है मुझे, ऑन क्लिक इस पे भी लगाना है। इस पे आप मुझे दोबारा वो असाइन करने की जरूरत है, बटन में मैंने कर लिया। तो मैं एक डिक्रीज हैंडलर बना देता हूँ। इस पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डिक्रीज हैंडलर एक बन गया। और इसके बाद एक ऑन क्लिक इक्वल टू रीसेट हैंडलर। तो इनकी नेमिंग भी जो है इसी तरीके से हम करते हैं कि हम नाम इस तरीके से रखते हैं ताकि प्रॉपर एक मीनिंग कन्वे हो। जब अब जैसे ऑन क्लिक इंक्रीज हैंडलर के एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीमेंट को हैंडल कर रहा है, ताकि क्लियर नेम होने चाहिए। अब दोबारा मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, रीसेट हैंडलर। अब डिक्रीज हैंडलर में हमने क्या करना है, वैल्यू को लेना है और वैल्यू को माइनस माइनस करना है और सेट वैल्यू वही करना है। ठीक है, रीसेट में हमने क्या करना है, वैल्यू को लेना है। ठीक है, अब वैल्यू को बल्कि हमने लेना नहीं है। ठीक है, सेट वैल्यू हमने सिंपल करना है जीरो के इक्वल। यहाँ पे मैं जीरो के इक्वल करता हूँ। जब मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास इसको एक बार चला के, तो अब मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और रीसेट। अब मेरे पास माइनस में जा रहा है। ये उसने भी जो काउंटर एप्लीकेशन बनी थी उसमें भी एक ने पॉइंट आउट किया था। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं डिक्रीज हैंडलर में कि मैं चेक कर सकता हूँ वैल्यू को सेट करने से पहले, यहाँ पे माइनस भी करने से पहले, कि अगर तो हमारी जो काउंटर वैल्यू आई है वो मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो फिर मैं ये करूंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कि वो बड़ी होगी तो तब मैं उसको रीसेट करूंगा, वरना नहीं करना। माइनस वन पे जा रहा है, बस ग्रेटर देन। अगर जीरो से बड़ी है तब उसको माइनस करें, वरना हम उसको डिक्रीज नहीं करेंगे। तो अब इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज अब मैं जा रहा हूँ, जीरो से नीचे डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये था सिंपल सा काउंटर ऐप। ठीक है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस वगैरह अपने हिसाब से डिफरेंट चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बटन का मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे ऐप में अब मुझे बटन चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि नैब बार में, बल्कि अब मैं चाहता हूं कि ये काउंटर एप्लीकेशन के साइड पे मुझे एक बटन भी शो कराना है। ठीक है, और बटन मुझे टाइटल इज इक्वल टू, मुझे लॉगिन का बटन शो कराना है। यहाँ पे सिंपल अब कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ कॉमर्स मिला। तो अब यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब स्टाइलिंग का थोड़ा सा है कि वो हम अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेनली इसका ये मकसद था। अब ये जैसे कलर है तो कलर्स वगैरह भी हम फिर चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से, जैसे क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे हटाते हैं, ऐप में। तो ये मेरे पास अब कंपाइल हो रहा है। ठीक है, तो ये बटन आ गया। अब हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो बटन को हम मल्टीपल बार बार यूज कर सकते हैं। तो मेनली इनका पर्पज ये था। ये थी सिंपल सी एप्लीकेशन। अब इसको ना एक बार मैं बिल्ड करके भी दिखा देता हूँ। अब ये जो था ना मेरे पास, अगर आप यहाँ से एक्सटेंशन एक होती है रिएक्ट की, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। तो ये मुझे, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बताएगा दिस पेज इज यूजिंग द डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट। का मतलब है कि ये अभी डेवलपमेंट पे है। जब प्रोडक्शन बिल्ड बनती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमाइज करता है रिएक्ट खुद से। अब जैसे ये वेबसाइट इन्होंने अपनी बनाई हुई है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाती हैं चीज़ें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अब मैं इस सर्वर को क्विट करता हूँ, npm रन बिल्ड करता हूँ। ये स्क्रिप्ट उसी पैकेज फाइल में गिवन है।
इससे मेरे पास ये होगा कि ये जो फाइल्स है ना ये पब्लिक में दोबारा से क्रिएट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेता होता है ये सर्वर स्टार्ट होने में भी या बिल्ड करने में। इसके अलावा आप पैकेजेस वगैरह भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह होती है ना, तो एनपीएम के पैकेजेस वगैरह एनपीएम इंस्टॉल करके तो वो डायरेक्टली इसमें फिर यूज हो सकती है। तो पैकेज डॉट जेसन में वो आ जाती है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बिल्ड करके। अब ये क्या हुआ है, ये मेरे पास बिल्ड हो गया, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली रन हुआ। अब मैं पैकेज डॉट जेसन में जाता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे वही है, कुछ भी नहीं शो हुआ। लेकिन जब मैं इसको अब बिल्ड करता हूँ, या बल्कि पब्लिक फ़ोल्डर को इसने लिया है। पब्लिक में ये होता है कि हमारे पास ना ये जो टैब आइकन्स वगैरह होती हैं, अगर मैंने गलत बता दिया था आपको, पब्लिक फ़ोल्डर को हम नहीं करते, बिल्ड फ़ोल्डर को करते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर को वो यूटिलाइज़ करता है और बिल्ड फ़ोल्डर में, अब बिल्ड फ़ोल्डर इसने क्रिएट किया है। बिल्ड में मेरे पास ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जैसे फाइल है। अब ये डायरेक्टली खुलती नहीं है वेबसाइट फाइल्स, ये सर्वर पे ही सर्व होती है। तो इस पे अगर देखें तो ये सारी फाइल जो पब्लिक वाली थी वो भी इसने यूज़ की हैं। इसके बाद इसने ना स्टैटिक का एक फ़ोल्डर बनाया, इसमें हमारे पास सी एस एस और जे एस एस है। अब सी एस एस जो है ना, इसने अपने हिसाब से एक फाइल बनाई है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स बन सकती हैं। जे एस, अब ये हमें तो उस तरीके से रीड नहीं हो सकती, ये इस टाइप की बनी हुई है काफ़ी लार्ज फाइल। लेकिन जब ये सर्व होती हैं तो वो ब्राउज़र इसको खुद से यूज़ करता है, ये रिएक्ट खुद से करता है। तो ये मेनली इसका होता है पर्पस रिएक्ट का। बाकी ये ऐप वगैरह बन गई, आप इसको खुद ना एक बार ट्राई कीजिएगा और चेंजेस वगैरह करके देखिए। हाँ अबू बकर यार,